हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में, है ना। हमने काफ़ी चीज़ें देख ली है, कंबशन देख लिया, हीट ऑफ कंबशन देख लिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन देख लिया है, हीट ऑफ वो न्यूट्रलाइजेशन देख लिया है, बॉन्ड इंथैल्पी देख लिया है। तो बहुत अलग अलग तरह के हमने इंथैल्पी देख चुके हैं। ठीक है, अभी इंथैल्पी बोलो या इसको हीट बोलो, बात एक ही है। इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे। ठीक है, आज सारे टर्म्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नोट से सारे जो भी डेफिनेशंस होंगे वो सारे एक बार डिक्टेट कर दूंगा, आप उसका नोट्स बना लोगे। ठीक है, चलो। तो जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या बोलता है कि एक मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, एक मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए जो भी हीट ऑफ एनर्जी, जो भी हीट रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब हमको पता है कि जो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन होता है अल्कीन का वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि ये मान लो एक अल्कीन है, इसको हमने एक मोल अल्कीन लिया हमने और इसको अल्केन बनाया, तो जो भी डेल्टा एच होगा वो इसका क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस अल्कीन। ठीक है, तो अब हम लोग बोलते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो अल्कीन है वो तुम लोग ऑर्गेनिक में भी देखे होगे कि उससे स्टेबिलिटी भी कंपेयर किया जाता था, है ना। कि अगर तीन चार तरह के अल्कीन दे दिए हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबका दिया है, तो कौन अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है नहीं है, इसका तुम लोग क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में किए होंगे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन इज अ मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, द स्मॉलर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एन अल्कीन, द मोर स्टेबल द डबल बॉन्ड। ठीक है, द मोर स्टेबल द डबल बॉन्ड, ये हमने इनऑर्गेनिक में भी देखा था इसको, कि वैल्यू दिया रहता था, कंपेयर करना होता था स्टेबिलिटी। अब हम लोग ये बनता है कि अगर एक डबल बॉन्ड हो, तो ये देखा गया कि एक डबल बॉन्ड हो और उसमें एक मोल H2 ऐड करना हो, मतलब इस एक डबल बॉन्ड के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो कितना आता है, -30.3। ठीक है, तो अगर दो डबल बॉन्ड रहे तो देखा गया कि उसके जस्ट डबल या आसपास वैल्यूज़ आती है। तो ये देखा गया कि इसका, इसमें दो डबल बॉन्ड है तो इसका जो वैल्यू है वो इसके जस्ट डबल आया, 30 है तो इसका जस्ट डबल 60 के आसपास आया। तो ये चीज़ लिखा गया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ता जाएगा उसको 30.3 को उससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, उसी तरह लेकिन जब रेजोनेंस में रहा बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड दोनों जब वो कॉन्जुगेटेड रहा तो एक्चुअली डबल नहीं आया, थोड़ा बहुत उससे उसके आसपास आया। ये देखा गया कि इसका थियोरेटिकली कितना आना चाहिए था, 60.8, दो डबल बॉन्ड है तो इससे, लेकिन देखा गया एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो इस स्ट्रक्चर का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आया वो कितना है, -56.5। ये -60.8 आना चाहिए था, है ना। तो ये देखा गया कि इनके बीच का जो डिफरेंस आया, मतलब एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस माइनस थियोरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो डिफरेंस आया उसी को बोलते हैं क्या, रेजोनेंस एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल है कितना है, -56.5, माइनस कैलकुलेटेड कितना था, कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल एक ही बोलते हैं ना, कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल ऐसे बोल सकते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड का जो भी डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोल दिए, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब इसी तरह तुमको देखे होगे कि बेंजीन का तुमसे वो निकलवाया होगा कभी तुमने, रेजोनेंस एनर्जी में देखा जाता है कि ऐसे ये साइक्लोहेक्सिन है। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सिन में एक डबल बॉन्ड है तो इसको H2 दिया गया, मतलब इसका एक मोल H2 ऐड किया गया, मतलब जो भी इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था वो अप्रॉक्स आता है -28.3 के। ठीक है, इस तरह से आता है। या देखो अब ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये क्या था, ओपन स्ट्रक्चर में था, वो ये वाला क्लोज स्ट्रक्चर में है, तो इसका भी -28, चलो इसका ही मान के चलो वो -30 रखो, -30 किलो जूल पर मोल रखते हैं सपोज। अब इसमें भी अगर दो रहे, दो रहे तो क्या होगा, इसका डबल, है ना, 30 का डबल। फिर इसी तरह तीन रहे, अगर तीन रहे तो तीन का क्या हो जाएगा, इसका ट्रिपल। तो ये जो हम बोल रहे हैं वो थ्री थ्री रहेगा तो ट्रिपल हो जाना चाहिए था, ये हम थियोरेटिकल वैल्यू बोल रहे हैं। फिर उसके बाद देखा गया कि जो बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है, और रेजोनेंस हाइब्रिड का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उतना माइनस इतना जो थियोरेटिकली हम निकाले हैं, दोनों का डिफरेंस जो है वो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन होता है। ठीक,
तो आगे हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की कि उसको कैसे निकालते हैं, और फिर देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन से कैसे रेजोनेंस एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। पॉज करके तुम इसको लिख सकते हो, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये कहीं तुमको क्वेश्चन में एज इट इज़ क्वेश्चन के टाइप में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अब मैं तुमको नोट से ही बताते चलता हूँ। एक मिनट वेट करो। अब हेडिंग देना, हेडिंग ये देना कि जो भी हमारा हम लोग कल पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ, इसका क्या नाम है, बॉन्ड इंथैल्पी का एप्लीकेशन क्या। तो एक एप्लीकेशन बॉन्ड इंथैल्पी का पता है क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, ये है एक, इट डिटरमाइंस द आर ई मतलब रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी, क्लियर। अब ये कैसे डिटरमाइन करता है? तो देखो, जो भी बॉन्ड एनर्जी से जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, बॉन्ड एनर्जी से जो भी कैलकुलेशन किए, तो बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट करके जो हम डेल्टा एच आर निकालते हैं रिएक्शन का, डेल्टा एच आर जो निकालते हैं रिएक्शन का, है ना, या तो वो रिएक्शन, वो जो डेल्टा एच आर होता है वो थियोरेटिकल हीट ऑफ रिएक्शन होता है। क्या होता है वो? थियोरेटिकल हीट ऑफ रिएक्शन होता है। और तुमको एक्सपेरिमेंटली उसका हीट ऑफ वो रिएक्शन दिया रहेगा। एक्सपेरिमेंटली जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ नोट करके लिख दोगे, द हीट ऑफ रिएक्शन, द हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर एच obtained from बॉन्ड एंथैल्पी BE, बॉन्ड एंथैल्पी डाटा, बॉन्ड एंथैल्पी के डाटा से जो भी डेल्टा एच आर निकालोगे उसको कहा जाता है थियोरेटिकल हीट ऑफ रिएक्शन, थियोरेटिकल हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं डेल्टा एच आर, है ना, थियोरेटिकल, यहाँ पर नीचे थियोरेटिकल लिख दो। जो बॉन्ड एंथैल्पी डाटा से जो भी डेल्टा एच आर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, और द हीट ऑफ रिएक्शन जो ऑब्टेंड, मतलब कि द हीट ऑफ रिएक्शन जो एक्सपेरिमेंट से आएगा, द हीट ऑफ रिएक्शन ऑब्टेंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और बाय कंबशन एंथैल्पी डाटा is called actual heat of reaction, is called actual heat of reaction। तो उसको हम लोग मान लो दिखा रहे हैं डेल्टा एच आर एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? डेल्टा एच आर थियोरेटिकल है तो इसको हम लोग कैलकुलेटेड भी बोल सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम लोग या फिर बोलते हैं एक्चुअल हीट ऑफ रिएक्शन। तो हमको दो तरह की एनर्जी पता होगी, ये तो हम बॉन्ड एनर्जी के डाटा से निकाल लेंगे डेल्टा एच आर थियोरेटिकल, और ये हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी होगी ना, रेजोनेंस एनर्जी वो होगी डेल्टा एच आर एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल माइनस डेल्टा एच आर थियोरेटिकल। बात समझे क्या? ये हो गया रेजोनेंस एनर्जी, क्लियर। थियोरेटिकल तुम कहाँ से निकालोगे? बॉन्ड एंथैल्पी के डाटा से, ये तुमको वैल्यू दिया रहेगा, दोनों का डिफरेंस लोगे तो रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा। अब एक बार अगर रेजोनेंस एनर्जी को थोड़ा सा ऐसे देखें कि हम लोग कैसे रेजोनेंस एनर्जी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाते हैं। जैसे मान लो ये एनर्जी इधर और इधर रहा तुम्हारा जो भी ये कंपाउंड है, तो मान लो ये बेंजीन है ना, तो बेंजीन का जो मोस्ट स्टेबल वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही होता है ना, इस तरह से या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका एनर्जी देखा गया कितना है, यहाँ पर है जो भी इसका एनर्जी, ठीक।
अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी देखा गया है, रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी देखा गया तो वो यहाँ पर है, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इन दोनों का डिफरेंस भी लेके जो निकालते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो क्या आता है, रेजोनेंस एनर्जी आता है। ये मतलब तब रहेगा जब तुमको हो सके कि बोल देगा कि मोस्ट स्टेबल वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका एनर्जी इतना है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका एनर्जी इतना है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ कर दोगे, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक और फिजिकल को कभी कभी जोड़ के पूछता है इस तरह सवाल। और अगर तुमको बॉन्ड इंथैल्पी वाले डाटा से पूछे, बॉन्ड इंथैल्पी वाले डाटा से पूछे कि बॉन्ड इंथैल्पी दे दे, उससे निकलवाए, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, डेल्टा एच नॉट आर एक्चुअल, डेल्टा एच नॉट आर थियोरटिकल, यही वाला फार्मूला लिखें। ठीक है, अब एक गोल्डन इक्वेशन तुम वो ध्यान में रखोगे कि डेल्टा एच नॉट आर एक्चुअल माइनस डेल्टा एच नॉट आर थियोरटिकल इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये पूछ सकता है एडवांस में, अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसको भी, इस फॉर्मूले को भी कभी कभी यूज़ कर सकते हो सकता है इसमें तुमको थियोरटिकल दे दे, ये दे दे, इसमें से ये दे दे, कोई भी चार चीज़ में तीन दे देगा, एक निकलवाएगा, ये हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, C6H5L, ये जो है क्या है, C6H6 बेंजीन है ना, बेंजीन का कम्बशन किया और ये तुमको मिल रहा है, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये वाला जो पॉइंट है, ये है कि जो हमने थियोरेटिकली जो डेल्टा एच निकाला ना, मतलब ये रहा हमारा रिएक्टेंट्स और ये रहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक, अब देखा गया कि भाई इस रिएक्शन का जो थियोरेटिकली डाटा कैलकुलेट किया गया किससे, बॉन्ड इंथैल्पी से, तो उसका एनर्जी आया मान लो डेल्टा एच नॉट थियोरेटिकल, उसको बोला डेल्टा एच नॉट थियोरेटिकल, मतलब इसका एनर्जी। ओके, इस रिएक्शन का एनर्जी जो हम निकाले हैं बॉन्ड इंथैल्पी डाटा से कैलकुलेट करके, वो थियोरेटिकल है। और उसका जो एक्चुअल बॉन्ड, एक्चुअल जो एनर्जी है हीट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का एक्चुअल हीट ऑफ रिएक्शन है मान लो ये है ना, थोड़ा कम है, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये रहा मेरा एक्चुअल। अब थियोरेटिकल निकाल लिया हमने, एक्चुअल निकाल लिया, तो दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, अब देखो, अब तुमको एक चीज़ पता है कि अगर मान लो हम ऐसे बोलते थे कि भाई C6H6 को अगर हम लोग 6 कार्बन गैस प्लस 6 हाइड्रोजन गैस में तोड़ेंगे तो इसका डेल्टा एच मान लो कुछ भी होगा, तो जब इसको अपोजिट करोगे, मतलब इसको रिएक्टेंट लिखोगे, इसको प्रोडक्ट वो लिखोगे, तो डेल्टा एच आर जो होगा, जो भी डेल्टा एच आर होगा उस रिएक्शन का, इसका रिवर्स हो जाएगा अगर ऐसे लिखते हो तो। C6H6 तो हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होंगे, है ना, तो इसे ध्यान रखना। अब क्या है कि बॉन्ड एनर्जी दे दिया है, देखो बॉन्ड एनर्जी दे दिया है, एनर्जी ऑफ C बॉन्ड, एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, ये इतना दे दिया है, बोल रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी C6H6 का निकालो। तो सबसे पहले हम डेल्टा एच नॉट थियोरेटिकल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और इसको देख के इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और वो थियोरेटिकल हम निकाल लेंगे क्या, डेल्टा एच नॉट आर थियोरेटिकल। अब हमको एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू दी होगी, एक्सपेरिमेंटल यानी एक्चुअल, और एक्चुअल कितना दिया है 5536, ये जो है दिया हुआ है, दिस इज़ एक्चुअल, ये दिया है एक्चुअल, और हमने इस डाटा से थियोरेटिकल निकाल लिया, उसके बाद एक्चुअल माइनस थियोरेटिकल किया तो हमको रेजोनेंस एनर्जी मिल गया। क्लियर, रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो, अब बात करते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल की। वैसे तो ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग या पीरियडिक में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन चलो मैं यहाँ देख लेता हूँ, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी, इसको U से भी डिनोट करते हैं ना, लैटिस एनर्जी U से भी डिनोट करते हैं, या फिर अगर लैटिस एंथैल्पी बोलो, लैटिस एनर्जी बोलो, लैटिस एंथैल्पी बोलो, तो उसको अपने को पता है डेल्टा एच के टर्म में दिखाते हैं, है ना, ये डेल्टा U भी बोल सकते हो, उसको दिखाते हैं डेल्टा एच LE, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। ठीक है, ऐसे लिखो, या फिर डेल्टा एच लैटिस एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब देखो लैटिस एनर्जी होता क्या है, तो
इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। मतलब ये बोल रहा है कि NaCl सॉलिड है, ठीक है, तो 1 मोल 1 मोल आयनिक सॉलिड को 1 मोल आयनिक सॉलिड को इसको ब्रेक करना है इसके गैसियस आयन्स में, इसके गैसियस आयन में Na प्लस और Cl माइनस गैसियस आयन में ब्रेक करना है। तो जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। या फिर तो यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लैटिस एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि Na प्लस गैसियस Cl माइनस गैसियस NaCl बनेगा। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि गैसियस आयन से 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज्ड होगी, अच्छा इसको हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी रिलीज, क्योंकि फॉर्मेशन है, ये क्या है, ब्रेक कर रहे हैं, ये क्या है, फॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी वो रिक्वायर्ड होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी होगा ये भी, इसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी ही बोलेंगे, बस साइन डिफरेंस रहेगा। मतलब इसको अगर हम लैटिस एनर्जी हम बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन का जो भी एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी। तो इस रिएक्शन का जो भी एनर्जी होगा वो निगेटिव में होगा, लैटिस एनर्जी मतलब निगेटिव वैल्यू के साथ रहेगा, ठीक है। तो अगर निगेटिव दिया हुआ है, अगर वो लैटिस एनर्जी की वैल्यू, इसका मतलब रिएक्शन को ऐसे बताया जा रहा है कि वो ऐसे डिफाइन कर रहा है कि गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयन से जो 1 मोल आयनिक सॉलिड फॉर्म हो रहा है उसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी ही बोलते हैं। या फिर 1 मोल आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी ही बोलते हैं। तो अगर वो निगेटिव दिया हुआ है इसका मतलब इस फॉर्म में वो बोल रहा है, इस फॉर्म में डेफिनेशन बोल रहा है। तो दोनों तरीके से डेफिनेशन अपने को समझना चाहिए, ठीक। जैसे कि NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए NaCl प्लस 790 किलो जूल पर मोल, लेकिन वही जब उल्टा लिखे रिएक्शन को Na प्लस Cl में NaCl तो डेल्टा एच कितना हो गया, माइनस 790। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब जो है हमको बॉर्न हैबर साइकिल बनाना आना चाहिए, हमको बॉर्न हैबर साइकिल बनाने आना चाहिए। आंसर में तो मैंने बताया ही अच्छे से, लेकिन फिर भी देखो NaCl का एग्जांपल लेते हैं हम। NaCl का एग्जांपल कहीं लिया है, ओके चलो देखो, अगर हमको NaCl बनाना है सपोज, ओके, अगर हमको, हाँ, तो अगर हम बात करें कि NaCl की फॉर्मेशन की, NaCl का फॉर्मेशन का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस NaCl, ठीक है। तो ये हो गया इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा उसको हम लोग क्या डेल्टा HF NaCl बोल सकते हैं ना, डेल्टा H0F किसका, NaCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, है ना। तो इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H हो गया वो क्या हो गया मेरा, डेल्टा HF0 इस रिएक्शन का, ठीक है, डेल्टा HF0। अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है उसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा H0F। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के थ्रू जाएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन के थ्रू जाएंगे और अलग तरीके से NaCl बनाएंगे। तो क्या वो भी जो जितने भी रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे मतलब NaCl बनाने में, उन सबको जोड़ेंगे तो वो एनर्जी बराबर होगी इस डेल्टा H0F के। सोच के देखो क्या बोल रहा है, हिस लॉ बोल रहा हूँ मैं एक तरह से, कि ये जो रिएक्शन का डेल्टा H है, और सुनो, अब मान लो Na सॉलिड से हमने इसको क्या किया, Na गैसियस एटम बनाया, कैसे सब्लिमेशन एनर्जी देखे, सब्लिमेशन एनर्जी, तो डेल्टा H सब्लिमेशन, या बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन एनर्जी दिया, सब्लिमेशन एनर्जी ऐसी मतलब सब्लिमेशन एनर्जी दिया, इसको गैसियस एटम में बनाया, ठीक। अब Na गैसियस से हमने Na प्लस गैसियस आयन बनाना चाहा, तो क्या करेंगे हम लोग को, हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, क्या देनी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसका डेफिनेशन ही होता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके आयंस बनाने के लिए कितना जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो इसको हम लोग डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी ही बोल सकते हैं, ओके। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमको Cl माइनस भी गैसियस आयन हम बना लें स्टेप बाय स्टेप कैसे भी करके,
तो फिर Na प्लस और प्लस Cl माइनस ये दोनों भी आपस में मिल के NaCl का फॉर्मेशन कर देंगे। और इनके फॉर्मेशन में मतलब इस Na प्लस प्लस Cl माइनस इनके फॉर्मेशन से जो NaCl बनेगा तो जो भी एनर्जी होगा क्या उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं, लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मान लो डेल्टा U बोल देंगे। ओके, तो इसलिए हम Na सॉलिड से Na प्लस गैसेस आयन बना रहे थे। अब हम कोशिश करते हैं भाई कि Cl2 से हमको क्या बनाना है, Cl माइनस गैस बनाना है। Cl2 से हमको क्या बनाना है, Cl माइनस। अब देखो Cl2 का जो Cl2 से Cl अगर हम बनाओगे, मान लो हम ये बोलते हैं कि भाई 1 मोल क्या है, Cl2 है अपने पास, यानी 1 मोल Cl2 मतलब Cl बॉन्ड है 1 मोल। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2Cl मिलेगा अपने को, है ना, ये गैस को 2Cl मिलेगा। तो इस एनर्जी को क्या बोलते थे, याद करो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते थे। तोड़ना है तो 1 मोल को अगर तोड़ना है तो हम लोग उसको बोलते थे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी बोलते थे, है ना, याद कल का। अब अगर हमको मान लो यहाँ पे जो Cl चाहिए वो हमको क्या, Cl का तो एक ही मोल चाहिए ना, Cl वो गैसेस हमको 1 ही मोल चाहिए। तो अगर हम 1 मोल Cl2 को तोड़ने के लिए अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर, तो हम यहाँ कितना मोल ले रहे हैं, हाफ मोल ले रहे हैं ना। हमको तोड़ना है हाफ मोल Cl2 को, हाफ मोल Cl2 को ब्रेक करना है। तो जो हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो भी तो आधा हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। बात समझ रहे हो, जो भी हमको जैसे अगर Cl2 अगर 1 मोल हम Cl2 लेते Cl2 से हमको 2Cl गैस एटम बनाना होता, तो जो बॉन्ड जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते थे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी, 1 मोल को तोड़ने के लिए। कल बताए थे इस चीज़ को। लेकिन यहाँ हमको कितना चाहिए, हाफ मोल लेना है। कितना चाहिए, हाफ मोल लेना है। क्यों, क्योंकि हमको Cl एक ही चाहिए, एक ही मोल चाहिए ना, Cl माइनस 1 मोल चाहिए। हमने Na प्लस 1 मोल बना लिया। अब अपने को क्या चाहिए, Cl माइनस चाहिए, जो कहाँ से आएगा, Cl गैस से यहाँ से आएगा। तो Cl गैस बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसका हाफ मोल लिया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ अपने को जो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, अपने को यहाँ क्या लगेगी, डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, है ना, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, तो अब ये जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो तुमको किलो जूल पर मोल में दिया रहेगा। मान लो दिया रहा है कि Cl2 का जो है वो किलो जूल पर मोल डिसोसिएशन एनर्जी सपोज है 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, Cl2 का बोल दिया बॉन्ड डिसोसिएशन, ऐसे बोल दिया कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl जो बॉन्ड है वो कितना है, 100 किलो जूल पर मोल है। तो ये 1 मोल के लिए दिया है। तुमको आधे मोल के लिए जब करना होगा तो क्या करना होगा, डिसोसिएशन एनर्जी को हाफ करना होगा। बात समझ रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना बस। अब ये हो गया। अब Cl गैस से हमको Cl वो माइनस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद करो, किसी न्यूट्रल गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करवाना उसका आउटर मोस्ट वो सेल में, जिससे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्टेट पूरा हो जाए, है ना, स्टेबल ऑक्टेट वो कन्फिग्रेशन, तो Cl से Cl माइनस बन जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इस एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H E या Eg ही बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलो, याद होगा तुमको, Eg ऐसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस एनर्जी को हम डेल्टा H ये बोल दिए। अब यहाँ से यहाँ जो जोड़ के हमको बनाना है वो क्या बनाना है, NaCl। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि बॉर्न हैबर साइकिल कैसे कंस्ट्रक्ट किए। अपने ने पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन वो लिखा कि भाई NaCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड स्टेट में लेके लिख दिया। अब हम लैटिस एनर्जी से बनवाना चाहते हैं, तो लैटिस एनर्जी के लिए हमको 1 मोल Na प्लस चाहिए, 1 मोल Cl माइनस चाहिए। तो कैसे आएगा, अब इसको यहाँ सॉलिड में था, इसको गैस बनाया, फिर आयनेशन एनर्जी देखे Na प्लस आयन बनाए। यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी देखे क्या किए, Cl गैस बनाए, और यहाँ से उसको फिर क्या दिए, उसको क्या दिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली एनर्जी दिए, Cl माइनस बना। अब ये दोनों आ गया, अब इन दोनों के फॉर्मेशन से जो बनेगा वो लैटिस एनर्जी अपना होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, ये जो डेल्टा H0F है, डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो 1 स्टेप से आया और जो इतने स्टेप का रिएक्शन से जो हम लोग जा रहे हैं, क्या इन सब की एनर्जी जोड़ोगे तो वो डेल्टा HF के बराबर आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो भी एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी, है ना, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी,
प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और इसका क्या लगा था, डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस कौन सा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एल या इसको यू भी बोलते हैं, कैपिटल यू से दिखाते हैं। सबका समेशन क्या होगा मेरा, डेल्टा एच एफ NaCl के बराबर होगा। क्लियर। अब इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, अब इससे हम लोग इस इक्वेशन से क्या निकालते हैं, इसी को बोलते हैं बॉर्न इक्वेशन, बॉर्न हैबर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, बॉर्न हैबर इक्वेशन, जो कि अलग अलग आयनिक कंपाउंड के लिए ये सब चीज़ें अलग होंगी, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें होंगी कि उसमें सब्लिमेशन एनर्जी देना होगा, अगर सॉलिड होगा कोई तो आयनेशन एनर्जी देना होगा, आयन एनायन बनाना है तो हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाना होगा, और दोनों के फॉर्मेशन से लैटिस एनर्जी बनेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन में हमको क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। 6 चीज़ें में अगर कोई भी 5 चीज़ें दे दे तो हम छठा निकाल सकते हैं। हो सकता है तुमको ये दे दे, 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 तुमको बोले ये निकालो, निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है तुमको कभी 1 2 3 4 दे दे और तुमसे वो लैटिस एनर्जी वो निकलवा ले, ये भी निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग बॉर्न हैबर साइकिल से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं, लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, या क्रिस्टल वो लैटिस एंथैल्पी एक होता है वो भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए बॉर्न हैबर साइकिल इंपॉर्टेंट है, हमने एग्जाम्पल देके बताया तुमको, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर बोला है कि इन तीनों के लिए बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है, ठीक है। यहाँ बनाया किसके लिए, देखो ये वाला AlF3 के लिए, जरूर तुम लोग ही बनाना AlF3। पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो इसको। अब देखो पहले हमने AlF3 का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख दिया कि Al सॉलिड चाहिए, 3/2 F2 चाहिए, तब 1 मोल AlF3 बनेगा। इसको हम लोग इस एनर्जी में जो भी लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा H0F AlF3। ओके, कोई बात नहीं, बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू ले जाएंगे और यहाँ पर आयनिक फॉर्म में इसको बना के लैटिस एनर्जी का यूज़ करा के हम लोग बनाएंगे, ठीक। अब देखो ये क्या है, एल्यूमिनियम सॉलिड, तो इसको सब्लिमेशन एनर्जी देके एल्यूमिनियम वो गैसेस बनाना होगा। अब एल्यूमिनियम गैसेस से हमको बनाना क्या है, Al3+। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं 3 आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। एक बार आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, एक बार आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लगेगा तो Al+ में बनेगा, फिर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड दोगे तो Al+2 में बनेगा, और फिर आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड दोगे तो Al+3 में बनेगा। यानी 3 तरह के आयनाइजेशन एनर्जी दिया होगा। हो सकता है तुमको क्वेश्चन में डाटा में डायरेक्ट Al से Al3+ का पूरा आयनाइजेशन एनर्जी दे, या फिर IE1 IE2 IE3 दे, तो तीनों को जोड़ना होगा। ओके, तो ये हमने Al3+ बना लिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 3F वो माइनस चाहिए। अगर हमको 1 मोल AlF3 बनाना है जी, तो हम बोल सकते हैं कि हमको 1 मोल Al3+ आयन चाहिए गैसियस, और 3 मोल F- आयन चाहिए, 3 मोल F- आयन चाहिए गैसियस, तो वो भी तो बनाना होगा। अब अपने पास रिएक्शन में हमने क्या लिखा है, 3/2 F2, तो हम बोल सकते हैं जो इससे डिसोसिएशन एनर्जी आएगा उसको हमको क्या करना होगा, 3/2 इंटू डेल्टा H डिसोसिएशन। अब तुमको डेल्टा H डिसोसिएशन दिया रहेगा, उसका 3/2 लेना है। 3/2 लोगे तो क्या होगा कि 3/2 इंटू F2, तो ये 2 कैंसिल होकर 3F आ जाएगा। देखो, क्योंकि हमको 3F चाहिए, 3 मोल F गैसियस एटम चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 3/2 से जो डिसोसिएशन एनर्जी होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3/2 इंटू डेल्टा H डिसोसिएशन लगा तो हमको 3F गैसियस मिल गया। अब 3F से क्या दिए, 3 इंटू डेल्टा HEG, वो ये क्या है, ये है कि एक F से अगर F- बनाना है, एक F से F- बनाना है, तो इसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगा, डेल्टा HEG लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या EA लिखा हुआ है, मान लो EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक ही बात है, समझ जाओगे। EA लिखो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखो। लेकिन हमको एक के लिए अगर डेल्टा HG चाहिए तो हमको तो 3 फ्लोरीन को 3F वो माइनस बनाना ना, 3 मोल फ्लोरीन को, तो हम बोल सकते हैं कि भाई उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई है, ध्यान दे रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई है, देखो। ओके, और अब हमने 3F- बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लिख सकते हैं कि भाई जो भी, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि जो इससे बन रहा है उसको बोल रहे हैं वो लैटिस एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, अपने को पता है कि लैटिस एनर्जी, हाँ भाई इसका फॉर्मेशन है तो वो लैटिस एनर्जी निगेटिव आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हमने मान लिया डेल्टा H1 मान लिया, जो भी वो लैटिस एनर्जी आया उसको हमने डेल्टा H1 मान लिया या डेल्टा U मान लिया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसके लिए हमको लिखना हो इक्वेशन बॉर्न हैबर का, तो डेल्टा H0F फॉर्मेशन ऑफ AlF3 इज इक्वल टू क्या क्या होगा,
सब्लिमेशन एनर्जी एच, डेल्टा एच, देखो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनेशन एनर्जी सेकंड, आयनेशन जितनी भी तरह के स्टेप में एनर्जी है ये सबको जोड़ रहे हैं, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी आया 3/2 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच इजी आया, और प्लस क्या आया अपना डेल्टा H1 आया। डेल्टा H1 किसको बोल रहे हैं, इस वाले स्टेप को, जो वोलेटिस एनर्जी वाला स्टेप है उस वाले प्रोसेस को हम लोग जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको डेल्टा H1 बोल रहे हैं, ठीक है, या U। तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगर इधर से जाओगे तो जो भी एनर्जी लग रही है वो क्या लग रही है, डेल्टा H0F, और अगर इधर से जाओगे ऐसे तो जितने भी इधर एनर्जी आ रही है सबको जोड़ोगे तो वो इसी के बराबर आएगा, हिस लॉ के अकॉर्डिंग। हिस लॉ के अकॉर्डिंग वो यही तो बोल रहे थे। तो देखो सारी एनर्जी को जोड़ रहा है, एक एक एनर्जी को, हर एनर्जी को ऐड करके बोल रहा है कि वो जो है डेल्टा H0F के बराबर होगी, और इस तरह से हमने बॉर्न हैबर साइकिल उसका कंस्ट्रक्ट कर लिया। तुम लोग जरूर MgO Al2O3 Ca3N2S का करके देखोगे, ठीक है। तुमको देखना चाहिए क्या, अब MgO को तोड़ोगे तो उसको वो लैटिस जो एनर्जी होती है वो 1 मोल को तोड़ोगे तो क्या 1 मोल Mg2+ बनेगा और 1 मोल O2- बनेगा। तो अपने को 1 मोल Mg2+ और 1 मोल O2- बनाना है। उसी तरह Al2O3 को जब तोड़ोगे तो 2 मोल Al3+ और 3 इंटू O2- बनाना है। तो कैसे बनाओगे इसका कंस्ट्रक्ट करके ज़रूर देखोगे तुम लोग, है ना। और देखो तुम्हारे बुक में जो है बॉर्न हैबर साइकिल दिया है और NaCl के लिए बनवाया है, NaCl के लिए बनाया है, ठीक है, तो तुम देख सकते हो। क्लियर, ये हो गया। तो बॉर्न हैबर साइकिल हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन देखने से पहले क्या देख लें, न्यूट्रिशन देख ही लिए हैं, चलो देखते हैं, लाइन से देखते हैं। अब देखो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या बोलता है, इसको डेल्टा H या डेल्टा H इस तरह से दिखाते हैं। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली डिसोसिएट 1 मोल ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब कोई एक्वस सॉल्यूशन में है CH3COH, अब कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि ये जो है कम्प्लीटली 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। अब जैसे CH3COH है तो इसमें कौन कौन सा आयन है जी, CH3COO- है और H+ है। तो 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेने के लिए जो भी आयंस में बदलने के लिए H+ एक्वस प्लस CH3CO- एक्वस में बदलने के लिए जो भी एनर्जी होगा, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा H आयनाइजेशन। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगा, डेल्टा H आयनाइजेशन होगा, ठीक है। डेल्टा H आयनाइजेशन मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा H आयनाइजेशन होगा वही क्या होगा, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन भी होगा, ठीक है। अब जैसे NH2OH को तोड़ना है तो NH2+ प्लस OH-, तो इसमें भी हमने तोड़ दिया। तो ये सब जो डेल्टा RH होगा वो डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा क्योंकि हम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी नहीं पड़ती है ना, वो अपने आप ही डिसोसिएट हो जाता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 0। यस, यही बात मैं बोल रहा था कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसका डेल्टा H आयनाइजेशन 0 होता है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप टूट जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए, कंप्लीटली डिसोसिएट होने के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही वो डिसोसिएट होगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन ये है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। तो अगर उसको कंप्लीटली डिसोसिएट कराना है तो हमको क्या देना होगा, डेल्टा H आयोनाइजेशन देना होगा। अभी जो हमने बात की डेल्टा H आयोनाइजेशन, ठीक है, ठीक। तो इसीलिए HCl एक्वस को H+ एक्वस प्लस Cl-, तो इसमें जो डेल्टा H आयोनाइजेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने न्यूट्रलाइजेशन तो बता दिया था तुम लोग को पहले ही। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H0 सॉल्यूशन और इंथैल्पी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझते हो, तुमको हम एग्जांपल देके बताए थे, चलो फिर दे देते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब, मान लो तुमने 1 मोल शुगर लिया, या बोलो 1 चम्मच शुगर लिया, ठीक है, उसको तुमने ग्लास में डिज़ोल्व किया है पानी में। अब तुम क्या किए, उस 1 गिलास पानी को, 1 बाल्टी पानी लिए और उसमें वो 1 गिलास पानी जिसमें शुगर भी था, शुगर डिज़ोल्व था, तो तुमने उस 1 बकेट ऑफ वाटर में डाल दिया।
उतना ही, जो भी 1 चम्मच तुम शुगर लिए थे उसका सॉल्यूशन को तुमने एक बकेट ऑफ वाटर में डाल दिया, तो हम बोल सकते हैं तुमने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को। जो तुम्हारा ग्लास में चीनी पानी का सॉल्यूशन का था उसको तुमने डाइल्यूट कर दिया। अब हम बोल रहे हैं कि उस 1 बाल्टी जो सॉल्यूशन तुमने बनाया, मतलब कि 1 ग्लास वाला शुगर था, है ना, शुगर सॉल्यूशन, उसको तुमने 1 बाल्टी पानी में डाल दिया। तो जो भी सॉल्यूशन बना अब डाइल्यूट हो गया, वो बाल्टी में सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन। अब तुमने क्या किया, इसको ले जाके अपने छत पे जो टंकी है ना, बड़ा सा टंकी लगा रहता है, उसमें भी तो पानी होता है, उसमें वो जाके 1 बाल्टी पानी डाल दिए, मतलब वो जो 1 बाल्टी जो सॉल्यूशन था उसमें डाल दिया। तो तुमने क्या किया, तुमने पानी का अमाउंट और बढ़ा दिया, सॉल्यूशन और डाइल्यूट हो गया। तुम फिर भी नहीं माने, तुम गए और उस टंकी को क्या किया, गंगा जी में ऐसे उस टंकी को बहा दिए। तो क्या हो गया, गंगा जी में बहा दिए तुम तो मतलब तुमने एक तरह से जो अपना शुगर सॉल्यूशन तैयार किया था उसको गंगा जी में बहा दिया, तो इतना पानी उसको मिल गया कि वो सॉल्यूशन एकदम ही डाइल्यूट हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो वो तो एग्जांपल देने की बात थी। अब अगर हम लोग इसको समझें तो क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कोई भी स्टैंडर्ड वो कंडीशन है, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड मतलब PNT कांस्टेंट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि जैसे डेल्टा H0 सॉल्यूशन NaCl का, तो क्या बोल रहा है कि इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी 1, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को जब डिजॉल्व करेंगे एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में, तो उस टाइम जो एनर्जी चेंज होगा उसी को हम लोग, जो भी इंथैल्पी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल NaCl सॉलिड लिया और एक्वस मतलब पानी में वो डाल दिया, तो वो क्या बनेगा, Na प्लस एक्वस प्लस वो Cl माइनस एक्वस। तो इस सॉल्यूशन का जो डेल्टा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा R होगा वो क्या होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। क्लियर। अब अगर कोई, ये तो आयनिक सॉलिड था, अगर कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड लोगे जो कि आयंस में ब्रेक नहीं होता, लाइक ग्लूकोज को पानी में डालोगे थोड़ी ना ब्रेक होता है। जब उसको डालोगे 1 मोल उसका डालोगे पानी में, तो वो क्या बनेगा, C6H12O6, और यहाँ बगल में सिर्फ एक्वस लिख देंगे। तो इस रिएक्शन में जो डेल्टा HR होगा वो हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। ठीक है, उसी तरह इंथैल्पी ऑफ वो डाइल्यूशन क्या होता है कि इट इज़ द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट is diluted from one concentration to another concentration. It is the change in enthalpy when a solution containing 1 mole of solute. मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल सॉल्यूट है, उसका कुछ भी कंसंट्रेशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो उसमें 5 ml 10 ml 1000 ml कितना लीटर भी पानी हो, उसमें सॉल्यूट कितना है 1 मोल, तो उसका एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा उस सॉल्यूशन का। अब उस सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं बाई एडिंग वाटर। तो वाटर ऐड करके मान लो 20 मोल हमने H2O डाल दिया, तो अब उसका जो कंसंट्रेशन है वो सपोज चेंज हो गया। पहले मान लो अगर उस सॉल्यूशन में 40 मोल H2O था, तुमने 20 मोल H2O क्या है, सॉल्वेंट है, इसमें HCl का सॉल्यूशन है, मतलब HCl सॉल्यूट है। तो HCl सॉल्यूट है माने HCl 1 मोल है, 1 मोल HCl सॉल्यूट है और 40 मोल मान लो पानी है। अब तुमने 20 मोल वाटर ऐड कर दिया, मतलब सॉल्वेंट तुम ऐड कर दिया, तो वो जो HCl सॉल्यूशन है अब उसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया, मान लो कुछ भी हो गया, मान लो यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन था, सपोज कोई भी कंसंट्रेशन था, सपोज कितना भी मोलर, यहाँ तुमने उसका कंसंट्रेशन कुछ बदल दिया, कैसे, पानी ऐड करके। तो ये जो कंसंट्रेशन जब तुमने चेंज किया, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। बस टर्म्स है, डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन तुमको पढ़ना है और समझना है। अब इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की अगर बात करें तो इट इज़ द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एन एनहाइड्रस और ए पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट कंबाइंस विथ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2O टू फॉर्म अनदर हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखो हमने क्या लिया, एनहाइड्रस सॉल्ट लिया, CuSO4 एनहाइड्रस सॉल्ट लिया, और इसको क्या किया, 5 मोल H2O लिक्विड दिया, तो ये जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में आ गया, CuSO4.5H2, इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस दौरान जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब सॉरी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो क्या है, डेल्टा RH है, और इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन। ठीक है, और जिसका लिखना CuSO4 का लिखना CuSO4। उसी तरह अब देखो CuSO4 जो है, CuSO4 वो देखे होंगे कि CuSO4.5H2O, मतलब मैक्सिमम वो 5H2O ले सकता है, मैक्सिमम वो 5H2O ले सकता है। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इस एनहाइड्रस सॉल्ट का CuSO4.2H2O 2H2O जो भी है, तो अगर इसको हमको CuSO4 5H2O बनाना है, तो
3 मोल H2O वो देना पड़ेगा क्योंकि 2 मोल ऑलरेडी है, तो अगर 3 मोल दे दोगे तो ये CO4.5H2O बन जाएगा। तो इस दौरान जो रिएक्शन में एंथैल्पी, जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच हाइड्रेशन। किसका? अब इसका बोलेंगे, उस टाइम इसका बोल रहे थे, अब इसका बोलेंगे 2H2O कि भी इसके साथ रहेगा, है ना। ओके, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस एक बार देखोगे समझ में आता है कि नहीं, लिख लो ये क्वेश्चन, वैसे तो मैं नोट्स भेज ही रहा हूँ। अब आता है इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या बोलता है, बहुत आसान है कि इट इज़ अ चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म टू अनदर इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। मान लो कार्बन ग्रेफाइट है 1 मोल, ये इलेक्ट्रॉप है कार्बन का, इसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में, डायमंड बना रहे हैं। तो इसमें जो इंथैल्पी इन्वॉल्व है उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन या इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। देखो ग्रेफाइट और इसको इसमें बना दिए, एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, डेल्टा H0F ऑफ आयन, डेल्टा H0F ऑफ आयन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन पढ़ेंगे। ठीक है, और कितना बचा रह गया, बस खत्म ही है, अगला चैप्टर खत्म है। देखो और तुम्हारे बुक में भी देख लेते हैं और क्या क्या है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, देखो ऐसे रखते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न बता चुके हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन बता चुके हैं, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बता चुके हैं, इंथैल्पी ऑफ आयनेशन अभी बताएंगे ही, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बता चुके हैं, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बता चुके हैं। अब ये सॉल्यूशन ही है, उसी का किस किस टाइप में होता है ये तो हम सॉल्यूशन चैप्टर में डील करता हूँ मैं इसको। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है बता चुके हैं, इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन बता चुके हैं, कंबशन बता चुके हैं, बॉन्ड एनर्जी बता चुके हैं, है ना। हेस लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले ईयर में ये स्टेटमेंट आया था, हेस लॉ का स्टेटमेंट आया था कि व्हाट इज़ हेस लॉ, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन उसका, हेस लॉ का एप्लीकेशन एक बार जस्ट रीड कर लेना, ये सब स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। डेल्टा जी एच एस टी माइनस एस कब क्या होगा ये सब बता चुके हैं, अगर तुमको याद हो तो इंट्रॉपी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब न्यूमेरिकल्स भी इन टेक्स्ट एग्जांपल्स जरूर करना, उससे तुमको एकदम आइडिया लगेगा कि तुमको बोर्ड में सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो चैप्टर पढ़ रहे हो साथ ही साथ, बाद में नहीं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूजफुल ऑफ, बस हो गया काम खत्म। ये रहा प्रॉब्लम्स, ठीक है, और ये रहा न्यूमेरिकल्स, ये रहा न्यूमेरिकल्स। ओके, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से काम कर सकते हो। ये देखो ये MCQs रहा, इसके आंसर्स, और वो न्यूमेरिकल्स के तो आंसर नीचे ही दे रखे थे। अब शायद कुछ कुछ सॉल्व करोगे, मे भी कुछ कुछ का यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक भी रहता है, प्लस माइनस करते रहता है, ठीक है, तो वो देख लोगे। कुछ क्वेश्चन जितना थोड़ा बहुत मन हो उतना कर लो एटलीस्ट, ठीक है। लाइक डेल्टा जी, जिसमें डेल्टा जी हो, डेल्टा एस हो, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों मिला हो, तो वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, वो सब इसलिए दिखाया क्योंकि जिन लोगों को लगता है करना चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, डेल्टा HF आयन, ये क्या होता है कि इट इज़ द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। अब देखो यहाँ पर 1 मोल आयन को फॉर्म कराना है, कितना आयन फॉर्म कराना है, 1 मोल आयन इज फॉर्म्ड, यहीं से 1 मोल ऑफ एन आयन इज फॉर्म्ड होना चाहिए। तो 1 मोल आयन को फॉर्म होने के लिए उसके एलिमेंट से, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में हो इन एक्वस मीडियम, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे हमको मान लो H+ एक्वस बनाना है, 1 मोल H+ बनाना है एक्वस में, तो कैसे बनाएंगे। अब H बनाना है मतलब H2 लेना होगा, हाइड्रोजन लेना होगा, और हाइड्रोजन वो गैसियस फॉर्म में होता है, एलिमेंटल फॉर्म लेंगे तो। अब हमको बनाना H+ है तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए ना, तो इसको हाफ लगाएंगे आगे। ओके, अब H+ बना दिए, गैस था तो इसको पानी में डालना होगा, है ना, तब ये H+ एक्वस बन गया। अब हमने देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्यों, जस्ट टू बैलेंस द रिएक्शन। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको एटम भी बैलेंस करना होता है और चार्ज भी। तो अगर H+ हमने बनाया है तो ज़रूर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 1 माइनस और 1 इधर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
अगर इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ोगे ना तो ये एक्चुअली क्या है, हाफ मोल H2 आपने लिया है और 1 मोल H+ बनाया है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकले हैं, है ना। तो ये अपना रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR होगा वो आपका क्या होगा, डेल्टा H0F ऑफ H+ एक्वस आयन, एक आयन का जो कि 1 मोल आयन का जो कि एक्वस में है। डेफिनेशन इसको वेरीफाई कर रहा है। OH- बनाना है, अगर OH- बनाना है तो ऑक्सीजन भी लाएगा, हाइड्रोजन भी लाएगा। तो हमने ऑक्सीजन भी लिया, हाइड्रोजन भी लिया, दोनों का एलिमेंटल स्टेट, इसका H2 गैस, इसका O2 गैस। अब हमको बनाना OH- 1 मोल है, तो कैसे भी करके प्रोडक्ट में आगे कोफिशिएंट एक ही रहना चाहिए। तो इस एक रखने के लिए इधर हमने हाफ लगाया, इधर हमने हाफ लगाया, ठीक है, और OH- एक्वस बना दिया। ओके, इस तरह से। अब ये इसी तरह Cl- ये, तो ये अपना लिख दिया हम लोग, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब कन्वेंशनली ये नोट करके लिख लेना, कन्वेंशनली H+ एक्वस का जो डेल्टा H0F है वो क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। कितना माना जाता है, 0। और जो डेल्टा G0 है उसको भी क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। ये नोट करके, ये कन्वेंशन है, ठीक। अब तुमसे दे दिया कि H प्लस ये इसका डेल्टा H रिएक्शन का दे दिया -56 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा H0F H2O का दे दिया -286 किलो जूल पर मोल। बोला तुमको फाइंड डेल्टा H0F ऑफ OH- एक्वस, किसका, OH- एक्वस। तो तुमको पता है कि डेल्टा H पूरे रिएक्शन का ये दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई अगर ये डेल्टा HR है पूरे रिएक्शन का, तो अगर इसको फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा HR क्या होता है, याद है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट में जितने भी लोग हैं उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट साइड वो जो भी चीज़ है उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, अगर वो माइनस करोगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 56 इज इक्वल टू, ये 56 क्या है, डेल्टा HR है, तो डेल्टा HR इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, देखो जी, प्रोडक्ट में है H2O, प्रोडक्ट में है H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे जो कि -286 था, माइनस रिएक्टेंट साइड क्या क्या है, रिएक्टेंट साइड है H+, मतलब इस आयन का हीट ऑफ फॉर्मेशन, और OH- आयन का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका तो फॉर्मेशन तो 0 है ना, तो H+ का तो 0 है, प्लस OH- का हीट ऑफ फॉर्मेशन रहेगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, अब इसको सॉल्व करके हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH- निकाल दो, निकल जाएगा। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बस एक बार खुद से करोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। लास्ट कितना देर का बन गया, 47 मिनट्स का ऑलरेडी बन गया है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब जब डिसॉल्व करते हैं तो उसका थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो डिसोल्यूशन, कोई भी चीज़ डिसॉल्व तभी होगा, डिसोल्यूशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर कोई भी चीज़ वो डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हम बोल सकते हैं उसका डेल्टा G जो डिसोल्यूशन का होगा, डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व करना, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी, तो निगेटिव होगा अगर स्पॉन्टेनियस है तो। ओके, अब देखो, जब किसी सॉलिड को तुम डिसॉल्व करते हो ना लिक्विड में, किसी सॉलिड को जब तुम डिसॉल्व करते हो वो लिक्विड में, तो क्या होता है, जो डेल्टा S है, जो एंट्रोपी है, वो बढ़ती है। कैसे, कैसे बढ़ती है, लिक्विड मान लो एक उसका पार्टिकुलर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में है, ठीक है, उनके बीच का पार्टिकुलर कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है, तुमने सॉलिड डाला तो सॉलिड क्या हुआ कि इनके बीच में जाके आ गया, इनके बीच में आ गया, इनके बीच में आ गया। तो पहले जो था हम बोल सकते हैं, पहले जो है लिक्विड अरेंज था, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था लिक्विड का, मतलब कहीं भी था, एक पार्टिकुलर फोर्स लग रहा था। मान लो अगर वाटर ही है, सपोज अगर मान लो वाटर है, तो पहले वाटर था HOH था, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल था HOH, और जो ये वाटर था, इस वाटर का ऑक्सीजन और इस वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जो है वाटर का, उसका हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हुआ करता था। तो बहुत कुछ था जो कि एक पार्टिकुलर मैनर में अरेंज था। अब आपने जब एक सॉलिड सब्सटेंस डाला जो कि इसमें डिसॉल्व हो रहा है, सपोज आपने शुगर डाला, तो कहीं ना कहीं मान लो शुगर के पार्टिकल्स इधर इसके बीच में आ सकते हैं, जो कि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिए। तो अब ये डिसऑर्डर्ड हो गया, डिस्टर्ब मतलब डिसऑर्डर्ड, और डिसऑर्डर्ड हुआ तो उसका क्या बढ़ा, उसका क्या बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ गया। मतलब जो भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल थे एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज थे, अब थोड़े से डिसऑर्डर्ड हो गए, तो डिसऑर्डर्ड हो गए तो एंट्रोपी क्या हो गया, उनका बढ़ गया। अब हम बोल सकते हैं भाई डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H- T डेल्टा S। अगर ये सॉलिड इसमें डिसॉल्व हुआ है तो डेल्टा G क्या होना चाहिए, निगेटिव होगा ही, ठीक। अगर डेल्टा G निगेटिव है
और इंट्रॉपी क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है, तो इंट्रॉपी बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं माइनस टी डेल्टा एस जो है ये वाला टर्म भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ये वाला टर्म भी निगेटिव होगा। तो अब बोल रहा है कि डेल्टा एच पे कमेंट करो, डेल्टा एच पे कमेंट करो। तो डेल्टा एच देखो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर निगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा जी को तो निगेटिव होना ही चाहिए, और डेल्टा जी निगेटिव तभी हो पाएगा जब दोनों ही निगेटिव हो, या फिर ये जो डेल्टा एच हो ये पॉजिटिव भी हो लेकिन कम क्वांटिटी में, मतलब इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से ये कम हो। ठीक है, इसलिए लिखा है कि व्हेन ए सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड देन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, हेंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कैन बी नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। लेकिन वही अगर तुम गैस को डिजॉल्व करोगे, अगर तुम एक गैस को डिजॉल्व करोगे तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो तुम सॉलिड ऐड कर रहे थे, जो सॉलिड ऐड कर रहे थे, तो क्या वो उसका जो अरेंजमेंट था सॉलिड का वो बहुत छोटे वॉल्यूम में था। अब वो एक यहाँ जब डिज़ोल्व हुआ तो सॉलिड भी तो पूरा फैल गया ना, सॉलिड भी फैल गया। हम वो दोनों बात बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट में भी डिस्टर्बेंस आया और सॉलिड भी पूरा फैल गया, उसको पूरा जगह मिल गया जब डिज़ोल्व हुआ। तो उसकी एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही, है ना, उसकी एंट्रोपी तो बढ़ेगी। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर वही तुम एक गैस को डिज़ोल्व कराओगे, मान लो पानी है, वाटर है, और इसमें तुम गैस डिज़ोल्व करा रहे हो, तो बताओ गैस की एंट्रोपी यहाँ पर जाके कम होगी या बढ़ेगी एंट्रोपी। इसका एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। गैस यार जब बाहर था तो कितना बड़े एरिया में अपना फैला था मस्त, अब तुम जाके इसको कन्फाइन कर रहे हो, इसमें डिज़ोल्व करा रहे हो, तो उसको इतना ही एरिया में डिज़ोल्व होना है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी, डेल्टा एस घटेगी। ये देखो सिस्टम की घट रही है, अगर देखा जाए तो सिस्टम की घट रही है। तुम ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ये डेल्टा एस तो अगर घट जाएगी तो ये डिज़ोल्व ही नहीं, सिस्टम की घट रही है बाबू। यूनिवर्स का तो अभी भी बढ़ रहा है एंट्रोपी, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस यूनिवर्स ही देखते हैं। तो डेल्टा एस सिस्टम की घटी, ओके ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस फिर भी स्पॉन्टेनियस है, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव है। अब डेल्टा जी अगर निगेटिव है भाई, और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, हम बोल दिए टी डेल्टा एस क्या है, मतलब डेल्टा एस क्या है, निगेटिव, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया पूरा। अब अगर डेल्टा जी को निगेटिव होना है तो डेल्टा एच भी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ही। जबकि तुम सॉलिड अगर डिजोल्व करोगे तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, डिपेंड्स। ओके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना ग्लूकोज डालते हैं तो ठंडा हो जाता है, कैल्शियम ग्लूकोज को अगर पानी में डालो देखोगे ठंडा हो जाता है, और वही अगर तुम चूना को पानी में डाल दो तो गर्म हो जाता है। तो हर चीज़ का अपना अपना है। तो वो इसमें आता है कि जब एक सॉलिड तुम डिजोल्व कर रहे हो तो उस केस में डेल्टा एच इंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक होता है, डिपेंड्स। लेकिन अगर तुम गैस को डिज़ोल्व कर रहे हो तो वहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, हमेशा ये निगेटिव ही आएगा। तभी तो, और इतना ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए कि इससे भी ऊपर हो जाए, इस वैल्यू से भी, तभी तो साइन निगेटिव रहेगा, क्योंकि डेल्टा जी को निगेटिव लाना है। तो इसलिए लाइन लिखा गया। चैप्टर का हो गया द एंड, यहाँ ख़त्म किए। और भी कोई अगर तुमको हीट ऑफ वो दिखेगा तो बता सकते हो, या अब तुम खुद ही समझ सकते हो। जैसे कि हीट ऑफ डाइमराइजेशन, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइमर वो मतलब समझते हो, डाइमर मतलब ये हुआ कि मान लो 2A जो है 2 मोल्स A लिए तो ये A2 बना लिया, इस टाइप से वो डाइमर बन गया। ठीक है, तुमको बताएंगे सॉल्यूशन में आएगा डाइमर, ट्राइमर, ये सब थोड़ा बहुत उसका आएगा कॉन्सेप्ट, वो तो सब तुमको समझ में आएगा कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना। जैसे हम बोलते हैं N2O4 इज ए डाइमर ऑफ, N2O4 इज ए डाइमर ऑफ NO2। तो जो NO2 है, NO2 ये जो है इसका स्ट्रक्चर जैसे भी होता है, मान लो वो जैसे भी होता है, ये मान लो ये जो है एक दूसरे एंड, अब देखो एक NO2 और एक NO2 ये आपस में क्या हो गया, डाइमर फॉर्म कर लिए। ठीक है, तो ये एक मोल N2O4 बना लिए, तो 2 NO2 मॉलिक्यूल जो है ये डाइमर बना लिए N2O4 का। ओके, तो डाइमर इसी को बोलते हैं। ट्राइमर मतलब 3 मॉलिक्यूल, टेट्रामर 4 मॉलिक्यूल वो आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिए, इस टाइप से। ठीक है, तो वहाँ जो एनर्जी का चेंज होगा उसको इंथैल्पी ऑफ डाइमराइजेशन बोलेंगे। तो अब कोई भी इंथैल्पी होगा अब तुम रिलेट कर सकते हो, सारे जो भी हैं सब लिख लेना है ना। ओके, भेज दे रहा हूँ फ़ोटो में, अपलोड कर दे रहा हूँ।